जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 पे। तो दोस्तों आज हम लोग साइंस में केमिस्ट्री का चैप्टर 1 देखेंगे। ये रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर का नाम है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो इसका हम लोग थ्योरी पार्ट देखेंगे और आप लोग जितना भी इसमें थ्योरी पार्ट होगा सब कॉपी में लिख के याद कीजिए और ऑब्जेक्टिव का टेंशन मत लीजिए। इसी में सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी आ जाएगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आएगा अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो ये हो गया अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो ये वाला लिख सकते हैं उत्तर। ठीक है, तो थ्योरी पार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, तो थ्योरी पार्ट को आप लोग ज़रूर देखिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला यही है कि अभिक्रिया किसे कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है चैप्टर का नाम। तो हम लोग पहले जानते हैं अभिक्रिया किसे कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको रिएक्शन। अभिक्रिया का मतलब होता है, बस इतना जानिए कि अभिक्रिया का मतलब होता है रूप में परिवर्तन। कोई पदार्थ पहले ऐसा दिखता था, उसका रूप चेंज हो गया है, तो इसी को बोलते हैं अभिक्रिया। तो देखिए जब किसी पदार्थ के गुणधर्म में परिवर्तन आता है तो उसे अभिक्रिया कहते हैं। गुणधर्म में परिवर्तन, जैसे रंग, रूप, वेशभूषा, इस सब में अगर परिवर्तन आएगा तो उसको बोलते हैं अभिक्रिया। तो बस इतना ही याद रखना, जब किसी पदार्थ के गुणधर्म में परिवर्तन आता है तो इसे अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि दूध का फटना, दूध जब फट गया अभिक्रिया हुआ, रिएक्शन हुआ तभी ना फट गया। लकड़ी का जलना, ये सभी लोहे में जंग लगना, ये सब अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। जब किसी पदार्थ के गुणधर्म में परिवर्तन आता है, 2-3 बार ऐसे बोलिए, जब किसी पदार्थ के गुणधर्म में परिवर्तन आता है तो उसे अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल में लिख देना, दूध का फटना दैनिक जीवन का एग्जाम्पल है, लकड़ी का जलना, ये सब एग्जाम्पल है। तो ये हुआ अभिक्रिया। अब हम लोग आगे बढ़ते देखेंगे अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं। तो अभिक्रिया 2 प्रकार के होते हैं। अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं? 2। कौन कौन? एक होता है रासायनिक अभिक्रिया और एक होता है नाभिकीय अभिक्रिया। देखिए एक परमाणु होता है किसी तत्व, एक तत्वों की संख्या 118 है। तत्व कितने होते हैं? 118 होते हैं ना। तो ये जो तत्व है, तत्व का सबसे सूक्ष्मतम कण परमाणु होता है और परमाणु में 2 भाग होता है, एक होता है नाभिक और नाभिक के चारों ओर होता कक्षा जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो इस नाभिक में 2 भाग, एक होता कक्षा और दूसरा नाभिक। तो कक्षा में होता है इलेक्ट्रॉन, नाभिक में होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है, तो ये जो 2 भाग हुआ, एक इलेक्ट्रॉन और एक नाभिक। तो इलेक्ट्रॉन के कारण जो अभिक्रिया होता है उसको बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया इलेक्ट्रॉन के कारण ही होता है और नाभिकीय अभिक्रिया नाभिक के कारण होता है, परमाणु के नाभिक। तो अभिक्रिया 2 प्रकार के होते हैं, रासायनिक यानी कि केमिकल रिएक्शन, उसके बाद नाभिकीय अभिक्रिया न्यूक्लियर रिएक्शन। चलिए अब हम लोग जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। देखिए ये जो नाभिकीय अभिक्रिया है इसके बारे में 5वां चैप्टर में पढ़ेंगे, चैप्टर 5। अभी चैप्टर 1 में सिर्फ रासायनिक अभिक्रिया है, इसके बारे में हम लोग चैप्टर 5 में पढ़ेंगे, तो इसको अभी ड्रॉप कर देंगे। अगर आप लोग कमेंट कीजिए कि अलग से इसका भी वीडियो बनाइए तो बना देंगे। बाकी फ़िलहाल अभी हम लोग रासायनिक अभिक्रिया देखेंगे। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। तो देखिए जब कोई पदार्थ अकेले या किसी दूसरे पदार्थ से अभिक्रिया करके नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण करता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए कोई पदार्थ अकेले अपने आप से भी क्रिया कर सकता है या किसी दूसरे पदार्थ से क्रिया कर लेता है। तो जैसे मान के चलो कोई लड़की है, लड़की का जब शादी होता है और शादी के बाद साड़ी उड़ी पहन के देखने में कितनी अलग लगती है, यानी कि पहले अलग दिखती थी और शादी के बाद जब साड़ी उड़ी पहनना शुरू करती है तो देखने में अलग। तो वही है रासायनिक अभिक्रिया, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी दूसरे पदार्थ से क्रिया करके नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण करता है। ठीक, ये क्या आया? जैसे मान के लिए यहाँ देखिए हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन, ठीक है बन रहा ना। देखिए H प्लस H क्या बन गया? H2
गैस बन गया। पहले H का परमाणु था, देखिए H परमाणु है, परमाणु, ये दोनों अभिक्रिया करके गैस बना लिया, हाइड्रोजन का गैस, यानी कि अकेला हाइड्रोजन मिल के H2 बना लिया। और एग्जाम्पल लेते हैं, H2 + O2। जब हाइड्रोजन को वायु में जलाया जाता है तो जल बनता है। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनता है? जल बनता है। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन एक ज्वलनशील गैस होता है, ठीक। वायु के संपर्क में लाने से हाइड्रोजन में आग पकड़ लेता है, और कोई भी पदार्थ बिना ऑक्सीजन के जलता नहीं है। तो हाइड्रोजन ज्वलनशील गैस है और ऑक्सीजन जलाने में सहायता करता है। अब इन दोनों से जो नया पदार्थ बना है H2O, देखिए ये आग को बुझाता है, ये अपने आप इसमें आग पकड़ लेता है हाइड्रोजन में, ये जलाने में सहायता करता है और ये आग को बुझाने में सहायता करता है। देखिए गुण कितना अलग हो गया है, ये जलने वाला है, ये जलाने वाला, और ये आग को बुझाने वाला है। वही लिखे, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी दूसरे पदार्थ से क्रिया करके नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण करता है, गुण बदल जाता है, तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, हाइड्रोजन + ऑक्सीजन क्या बना? जल। ये जो यहाँ पे समीकरण लिखे इसको बोलते हैं शब्द समीकरण, ठीक है। इस तरह से भी लिख सकते हैं, या इसका अगर संकेत है H2 + O2 क्या बन गया? H2O। अब देखिए Na + Cl, ये मिल के क्या बना? नमक बन गया, NaCl। NaCl का सूत्र, ये जो इसको साधारण नमक भी बोलते हैं या सिर्फ नमक बोलते हैं। समुद्र में सबसे ज़्यादा यही लवण पाया जाता है, NaCl, नमक। अब यहाँ पे इस अभिक्रिया को देखिए ध्यान से, ये बीच में तीर चिन्ह जो है दोनों को अलग कर रहा है। तीर चिन्ह एगो, देखिए तीर चिन्ह के बाद भी एक चीज़ है और तीर चिन्ह से पहले भी कुछ पदार्थ हैं। तो ये देखिए इसी से अभिक्रिया हो रही है, ये दोनों पदार्थ अभिक्रिया में भाग ले रहा है। जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेता है उसको बोलते हैं अभिकारक। जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेता है उसको क्या बोलते हैं? अभिकारक। और अभिक्रिया के फलस्वरूप जिस पदार्थ का निर्माण होता है उसको उत्पाद या प्रतिफल बोलते हैं, इंग्लिश में प्रोडक्ट। तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? अभिकारक, इंग्लिश में रिएक्टेंट। अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? उत्पाद या प्रतिफल। और ये जो तीर चिन्ह है ये दिशा बताता है कि अभिक्रिया किस दिशा की तरफ हो रही है। तो अभिक्रिया देखिए Na + Cl, ये दोनों मिल के क्या बनाया? नमक बनाया। ऐसे अगर यही तीर चिन्ह को घुमा दें, अगर इस तरह से दे दे तीर, तो यहाँ पे हो जाएगा कि नमक को अलग कर दिया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, हाइड्रोजन और क्लोरीन में। जैसे NaCl को तोड़ दिया, इससे नमक से सोडियम को अलग कर लिया और क्लोरीन को अलग कर लिया। देखिए मीनिंग चेंज हो गया। तो ये तीर चिन्ह का रोल इम्पोर्टेंट है। देखिए नीचे वही लिखा हुआ, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं और अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं। यही सब ऑब्जेक्टिव है, ये सब जो है ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो अभिकारक कहलाते हैं, इंग्लिश में रिएक्टेंट। और अभिक्रिया के फल बनने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो उत्पाद कहलाते हैं, उत्पाद। अब देखिए अगला, अभिक्रिया में जो प्रयुक्त तीर चिन्ह का जो प्रयोग करते हैं, तीर चिन्ह क्या बताता है? तो तीर चिन्ह जो है ये अभिक्रिया की दिशा बताता है। देखिए ना, ये दिशा ही तो बता रहा है, इधर जाना है, इधर। अगर तीर चिन्ह ऐसे कर दें तो अब हमको इधर जाना है, तो तीर चिन्ह अभिक्रिया की दिशा बताता है। देखिए आगे, जब मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम का फीता होता है, जब मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो ये चमकदार श्वेत लौ के साथ जलता है, यानी कि चमकीला उजला लौ के साथ जलता है। ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है कि जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तब यह किस तरह से जलता है? तो ऑप्शन में था चमकीला उजला लौ के साथ जलता है या चमकदार श्वेत, बात तो एक ही है दोनों। और देखिए मैग्नीशियम + ऑक्सीजन क्या बन गया? 2MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, संतुलित है। अब अगला है रासायनिक अभिक्रिया के कुछ संकेत लिखें। जब रासायनिक अभिक्रिया होता है तो इसका कुछ न कुछ संकेत होगा ना, कैसे पता चलेगा? तो किसी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन होगा तो समझ जाएंगे रासायनिक अभिक्रिया हुआ। जैसे जल से वाष्प बनना, वाष्प से फिर जल बनना, जल से ठोस बन सकता है, द्रव से ठोस, या ठोस से फिर द्रव, यानी कि अवस्था परिवर्तन। जल है तो ठोस बन जाएगा या वाष्प के रूप में, ठीक है। तो अवस्था परिवर्तन हो गया तो समझ जाएंगे अभिक्रिया हुआ। या रंग परिवर्तन हो गया तो
समझ जाएंगे अभिक्रिया हुआ। जैसे लोहे में जो जंग लगता है तो रंग ही परिवर्तन होता है। उसके बाद गैस का उत्सर्जन, किसी किसी रासायनिक अभिक्रिया में गैस का उत्सर्जन होता है, जैसे श्वसन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, प्रकाश संश्लेषण ऑक्सीजन गैस निकलता है। उसके बाद है तापमान में परिवर्तन, जैसे जल का वाष्पन। जब जल का वाष्पन होता है तो एक निश्चित तापमान, अगर ताप बढ़ा दे तो जल का वाष्पन तेज़ी से होगा। उसके अवक्षेप का बनना, कोई कोई रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप बनता है, जैसे अवक्षेप का मतलब होता है ठोस पदार्थ बनता है, जैसे दूध का फटना, तो वो जो मलाई जो निकलता है वही होता है अवक्षेप। अवक्षेप अविलय होता है। अवक्षेप कैसा होता है? अविलय, यानी कि अघुलनशील, घुलने वाला नहीं। अब मान के चलिए दूध जो फटा, वो जो फट के जो निकला वो अविलय होता है, घुलने वाला नहीं होता है। चलिए आगे, तो ये है, ये भी 2 नंबर में पूछ सकता है कि रासायनिक अभिक्रिया के कुछ संकेत लिखे तो ये इतना लिखना है, 2 नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अगला है समीकरण किसे कहते हैं, व्हाट इज इक्वेशन। इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेशन, या रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। दोनों का बात एक ही, दोनों का मतलब एक ही है। तो समीकरण का मतलब देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में जितना भी पदार्थ भाग लेता है, यदि उसके संकेत एवं सूत्र का प्रयोग करें। रासायनिक अभिक्रिया जब होता है तो रासायनिक अभिक्रिया को अगर कॉपी में लिख दिए, रासायनिक अभिक्रिया को कॉपी में लिख दिए तो उसको बोलेंगे समीकरण, ठीक। और समीकरण 2 तरह का होता है, एक होता है शब्द समीकरण, एक होता है संकेत एवं सूत्र समीकरण। देखिए, जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों का प्रयोग किया जाता है, जब संकेत एवं सूत्र का प्रयोग करेंगे तो उसको बोलेंगे समीकरण। क्या बोलेंगे? समीकरण। जैसे नीचे देखिए, ऊपर में क्या लिखे, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से क्या बन गया? जल। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से क्या बन गया? जल। ये देखिए शब्द के रूप में लिखा हुआ, वर्ड में है ना, इसको बोलते हैं शब्द समीकरण। कौन सा समीकरण? शब्द समीकरण, ठीक है। जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेत एवं सूत्र का प्रयोग करेंगे तब बोलेंगे उसको समीकरण। जैसे अब एग्जाम्पल देखिए, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या बना? जल। ये भी समीकरण है, लेकिन ये कैसा समीकरण है? शब्द समीकरण। अब इसका संकेत लिखिए, H2 प्लस O2 क्या बना? 2H2O। देखिए संतुलित है, इधर 4 गो हाइड्रोजन, इधर भी 4 गो है, 2 गो ऑक्सीजन, इधर भी 2 गो है। देखिए जब आगे में जो संख्या लिखा रहता है तो वह सभी के साथ गुना होता है, इधर जितना भी तत्व रहेगा सबके साथ गुना। ये हाइड्रोजन देखिए 2 दूनी 4, 2 एकम, ऑक्सीजन है 1, 2 एकम 2, संतुलित है। इसको बोलते हैं सूत्र समीकरण, ठीक है। तो समीकरण समझ गए। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेत एवं सूत्र का उपयोग किया जाता है तब उसे समीकरण कहते हैं, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। एग्जाम्पल ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद आगे है, किसी अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद के गुण अलग अलग होते हैं। अभिकारक और उत्पाद के गुण अलग अलग होते हैं। जैसे ये हाइड्रोजन के बारे में ऊपर ही बताए थे, ये ज्वलनशील गैस है, जलने वाला है, और ये जलाने वाला, और ये आग को बुझाने वाला गैस है। तो अलग अलग गुण है ना, सभी का गुण अलग अलग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे है किसी रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि को लिखें। क्या लिखना है? क्रियाविधि की रासायनिक अभिक्रिया होता कैसे? क्रियाविधि का मतलब ये हुआ, किस विधि के द्वारा होता है, कैसे होता है। उसके बाद या इसी क्वेश्चन को दूसरे तरह से ऐसे पूछ सकता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिफल का निर्माण कैसे होता है, प्रतिफल कैसे बनता है। कुछ तो प्रोसेस होता होगा ना बनने के लिए, तो देखिए कैसे बनता है। तो देखिए किसी रासायनिक अभिक्रिया में पहले जो अभिकारक होता है, अभिकारक का अणु टूटता है, अभिकारक का अणु टूट जाता है, पूरी तरह से टूट जाता है। टूटने के बाद वह परमाणु में बदलता है, फिर वही परमाणु आपस में जुड़ करके प्रतिफल बनाता है। पहले अभिकारक टूट के किस में बदल गया? परमाणु में, फिर ये परमाणु जुड़ कर प्रतिफल बना देता है। बस सिंपल है। पहले अभिकारक का अणु टूट करके क्या बन गया? परमाणु, फिर परमाणु जुड़ करके उत्पाद बन गया। देखिए किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के अणु पहले टूटकर परमाणुओं में परिवर्तित होते हैं, फिर ये परमाणु ही आपस में जुड़कर प्रतिफल बनाते हैं। बस इतना ही लिखना है। आगे और है
कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच के बंधन टूटते हैं। अभिकारक के बीच का बंधन टूटेगा तभी ना परमाणु बनेगा, और अभिक्रिया के फलस्वरूप नए बंधन बनते हैं। नए बंधन बना जिसके कारण प्रतिफल का निर्माण हो गया। चलिए एक बार फिर से पढ़िए कि प्रतिफल का निर्माण कैसे होता है। तो देखिए, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के अणु पहले टूटकर परमाणुओं में परिवर्तित होते हैं, फिर ये परमाणु ही आपस में जुड़कर प्रतिफल बनाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच के बंधन टूटते हैं और अभिक्रिया के फलस्वरूप नए बंधन बनते हैं, जिसके कारण प्रतिफल बन जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, ये तो सिंपल है, अलग अलग ही है। देखिए Na+Cl क्या बन गया, NaCl, ठीक है। अब उसके बाद देखिए ये H2 है, Cl2 है। अब इसमें देखिए, ये तो सिंपल परमाणु ही है, इसमें क्या टूटेगा। तो ये देखिए, ये H पहले टूटा होगा, H अलग, ठीक है, प्लस Cl अलग, फिर Cl अलग, फिर ये चारों आपस में मिल के अभिक्रिया करके 2HCl बनाया, ठीक है। देखिए ना, संतुलित, ये तो संतुलित है। एगो Na इधर, एगो इधर है, एगो Cl इधर, एगो इधर, 2 हाइड्रोजन। देखिए आगे वाला संख्या सभी के साथ गुना होता है, तो 2 एगो हाइड्रोजन, 2 एकम 2 हाइड्रोजन, 2 क्लोरीन इधर, तो 2 एकम 2 को क्लोरीन भी हो गया संतुलित। सूत्र भी याद ध्यान रखना कि ये सूत्र जो है NaCl, इसको बोलते हैं साधारण नमक, और ये जो HCl है इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ये HCl एक अम्ल है, कौन सा अम्ल है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये समझ गए ना रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो है पहले अभिकारक के अणु टूटता, इसका अणु टूटेगा, टूट करके परमाणु में बदलेगा, परमाणु से फिर प्रतिफल बन जाएगा। बस इतना भी चलिएगा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए अब अभिक्रिया के प्रकार देखेंगे। पहले देखते हैं ऊष्मा उत्सर्जन के आधार पर अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं। तो ऊष्मा उत्सर्जन के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया 2 प्रकार के होते हैं। कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसा होता है जिसमें ऊष्मा निकलती है, और कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसा होता है जो ऊष्मा के बिना होता ही नहीं है। तो कुछ रासायनिक अभिक्रिया में को होने के लिए ऊष्मा अलग से देना पड़ता है, और कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसा होता है जो ऊष्मा खुद निकालती है। जैसे सूर्य और तारे, ऊष्मा उससे खुद निकलता है, ऊष्मा देना नहीं पड़ता। लेकिन कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसा है जिसमें ऊष्मा देना पड़ता है। जैसे ऊष्मा उत्सर्जन के आधार पे रासायनिक अभिक्रिया 2 प्रकार के होते हैं। कौन, पहला है ऊष्मा क्षेपी। देखिए क्षेपी से याद रखना, छोड़ रहा है, क्षेपी छोड़ रहा है, क्या छोड़ रहा है, तो बगल में लिखा हुआ ऊष्मा। तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उसको बोलते हैं ऊष्मा क्षेपी। और ये देखिए शोषी का मतलब सोख रहा है। तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषण होता है, जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है उसको बोलते हैं ऊष्मा शोषित। ऊष्मा क्षेपी को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और ऊष्मा शोषी को बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो देखिए ऊष्मा क्षेपी, तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्या होता है, जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के साथ साथ, देखिए प्रतिफल तो बनेगा ही ना, जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी निकलती है उसे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी निकलती है उसे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया बोलेंगे। एग्जाम्पल जैसे देखिए साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना। तो साग सब्जी जो होता है इसका विघटित होकर जो कंपोस्ट बनेगा, ये ऊष्मा क्षेपी का उदाहरण। उसके बाद ऊष्मा भी निकलती है उसमें से, एनर्जी। उसके बाद है भोजन का पाचन भी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ये देखिए ऑप्शन ध्यान रखिएगा, कौन सा, एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा कि साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना पूछा हुआ। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ऑप्शन में मिलेगा ऊष्मा क्षेपी, इसमें टिक लगाना। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया, तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। बाकी ये तो कार्बन है, ये कार्बन है, कार्बन को जलाने पर ऊष्मा तो निकलती है, ये सब तो जानते ही होंगे। तो ये 3 एग्जाम्पल ध्यान रखना है आप लोग को, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। अब देखिए ऊष्मा शोषी देखते हैं। ऊष्मा शोषी क्या होता है, तो जस्ट उसका उल्टा, जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा ऊर्जा का अवशोषण होता है, ऊष्मा ऊर्जा का अवशोषण होगा उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए N2 + O2 क्या बन गया, 2NO माइनस में देखिए ऊष्मा चले गया, -Q जूल। ऊष्मा का मात्रक होता है जूल, ऊष्मा का मात्रक जूल। तो इधर माइनस लिखे या इधर, इसको देखिए इधर लाएंगे तो प्लस बनेगा, इधर
लिखेंगे तो प्लस, इधर लिखेंगे तो माइनस। अगर इधर माइनस लिखा हुआ तो समझेंगे ऊष्माशोषी है, इधर प्लस है तो ऊष्माशोषी। ठीक है, देखिए हाइड्रोजन प्लस आयोडीन है, ये अब प्लस में लिखा हुआ इधर तो ये भी ऊष्माशोषी है, लिया। इसी को देखिए ना, इसी को जब इधर भेजेंगे तो माइनस में चले जाएगा ना, ये भी ध्यान रखिए, इधर माइनस तो इधर प्लस। तो ये ऊष्माशोषी का एग्जाम्पल है, दो को कम से कम एग्जाम्पल याद रखिए। अब बढ़ते हैं आगे हम लोग, रासायनिक समीकरण के नियमों को लिखिए। तो रासायनिक समीकरण का नियम क्या होगा? देखिए कोई भी चीज़ होता है तो उसका कुछ ना कुछ नियम होता है। तो रासायनिक समीकरण का नियम क्या है? तो रासायनिक समीकरण के देखिए नियम, पहले ये अभिक्रिया को समझते हैं। ये हुआ अभिकारक, ये हुआ उत्पाद, और बीच में ये तीर चिन्ह, बस यहीं से लिखना। देखिए अभिकारक को जो लिखते हैं हम, ये हुआ LHS बायां बगल और ये दायां RHS। तो अभिकारक को हम लोग अभिक्रिया के बाईं तरफ लिखते हैं। किस तरफ लिखते हैं? बाईं तरफ। और उत्पाद को दाईं तरफ लिखा जाता है। उत्पाद को दाईं तरफ, अभिकारक को बाईं तरफ, दो को कम से कम हो गया। अब उसके बाद देखिए, अभिकारकों के बीच प्लस चिन्ह दिया जाता है, धन चिन्ह। अभिकारकों के परमाणुओं के बीच कौन सा चिन्ह दिया जाता है? धन चिन्ह। माइनस चिन्ह नहीं दे सकते हैं। बीच में A माइनस B डैश करके C माइनस D नहीं लिखते हैं। A भागा B भी नहीं लिखते, प्लस चिन्ह ही सिंबल रखा गया है। प्लस का मतलब तो दोनों जुड़ रहा है ना, जोड़ना का मतलब जुड़ रहा है, तो जोड़ने के लिए प्लस ही देते हैं। तो अभिकारकों के परमाणुओं के बीच प्लस चिन्ह, वैसे उसी तरह उत्पाद के परमाणुओं के बीच भी प्लस दिया जाता है। और ये तीर चिन्ह तो अभिक्रिया की दिशा बताता है। 5 अंतर हो गया, 5 नियम। पांचों नियम को आराम एक एक करके देखते। देखिए अभिकारकों को अभिक्रिया के बाईं ओर लिखा जाता है। किस ओर लिखते हैं? बाईं ओर। देख ही रहे, बाईं ओर। उसके अभिकारकों के सूत्रों के बीच धन चिन्ह दिया जाता है, प्लस चिन्ह था, धन चिन्ह बीच में प्लस। अब यही दोनों चीज़ प्रतिफल के बारे में भी लिखेंगे। प्रतिफलों को अभिक्रिया के दाईं ओर लिखा जाता है, इस बगल। और प्रतिफलों के सूत्रों के बीच भी धन चिन्ह दिया जाता है। एक लास्ट है कि अभिक्रिया में प्रयुक्त तीर चिन्ह अभिक्रिया की दिशा बताता है। तीर चिन्ह दिशा बताता है। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्या है देखते हैं। अब है संतुलित रासायनिक समीकरण, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? तो देखिए जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होता है तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ का न तो निर्माण होता है और न ही नष्ट। हम लोग पदार्थ को न तो बना सकते हैं और न ही उसका विनाश कर सकते, सिर्फ रूप चेंज कर सकते हैं। चाहे कुछ भी हो दुनिया में, सिर्फ उसका रूप चेंज करते हैं, न तो बनाते हैं न ही नष्ट करते हैं, सिर्फ रूप चेंज। तो वही संतुलित। संतुलित का मतलब होता है बैलेंस, न खत्म न निर्माण। तो देखिए जिस रासायनिक समीकरण में समीकरण के दोनों ओर, जिस रासायनिक समीकरण में समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जिस रासायनिक समीकरण में समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान हो तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहाँ देखिए Na+Cl क्या बन गया? NaCl। अब इधर गिनिए कि दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर है। एक गो सोडियम है, इधर भी एक ही है। चलिए ठीक है, पहला मिशन सक्सेस रहा। क्लोरीन एक है, इधर भी क्लोरीन एक है। देखिए जितना इधर तत्व है उतना इधर ही है, यानी कि संतुलित। अब हाइड्रोजन को लेते हैं, 2 गो हाइड्रोजन है, ठीक है। इधर भी 2 गो है, ठीक है। क्लोरीन 2 गो है, इधर भी क्लोरीन 2 गो है। देखिए आगे में संख्या सभी के साथ गुना, ये भी संतुलित है। उसके बाद देखिए 2 दूनी 4, देखिए 2 दूनी 4 गो हाइड्रोजन है, इधर भी 2 दूनी 4। ऑक्सीजन 2 है, ये 2 इसके साथ भी गुना है तो 2, संतुलित है। ये देखिए कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, ठीक है। ऑक्सीजन 2 है, 2 है, संतुलित है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण ये समीकरण ही है ना। जब किसी रासायनिक समीकरण है तो किसी रासायनिक समीकरण में समीकरण के दोनों ओर, एक इधर है, समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर हो तो उसे संतुलित कहेंगे। अगर बराबर नहीं हो तो असंतुलित। अब वही असंतुलित देखेंगे, इंग्लिश में बोलते अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। जिस रासायनिक समीकरण में समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान नहीं हो, बस एक परिभाषा याद रखिए, बाकी असंतुलित में नहीं लगाना है, बाकी तो सेम ही है तो पूरा। तो उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसमें बराबर नहीं होगा।
जैसे यहाँ देखिए 2 गो हाइड्रोजन है, 2 गो ऑक्सीजन है, इधर H2O बना। हाइड्रोजन तो 2 गो है, चलिए एक ठो क्लियर है, लेकिन इधर जो ऑक्सीजन 2 गो, इधर ऑक्सीजन 1 गो है, बराबर नहीं है, सभी बराबर होना चाहिए तो वही संतुलित बोलेंगे। अगर एक भी बराबर नहीं तो वह असंतुलित हो जाएगा। 2 गो है, इधर 1 गो, ख़त्म हो गया, बाकी चेक करने का ज़रूरत ही नहीं है। अब देखिए आगे KClO3 है, इधर KCl ठीक है, इधर भी एगो K है, इधर भी एगो है, क्लोरीन एगो है, क्लोरीन एगो है, ऑक्सीजन इधर 3 गो है, इधर 2 गो है, गलत हो गया ना गलत। यही सब देखते हैं, चलिए बढ़ते हैं आगे। ये सबको ध्यान रखिएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं से पूछेगा। देखिए अभी जो पढ़े थे हम लोग असंतुलित रासायनिक समीकरण, तो कोई भी रासायनिक समीकरण को हम लोग असंतुलित समीकरण होता ही नहीं है। तो देखिए उसको समीकरण को संतुलित करना जरूरी होता है। अभी तुरंत बताए थे ना, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ का न तो निर्माण होता है और न ही नष्ट। तो उधर पदार्थ घट कैसे गया, चलिए एक बार फिर से ऊपर चलते हैं। देखिए इधर 2 गो ऑक्सीजन है, इधर 1 गो ऑक्सीजन, तो 1 गो ऑक्सीजन गया किधर, बात यहाँ ये ना है, 1 गो ऑक्सीजन गायब हो गया, नहीं होना चाहिए। 2 गो हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 गो हाइड्रोजन, 1 गो हाइड्रोजन किधर चले गया, वही बर्तन में ना, तो 1 गो हाइड्रोजन किधर गया, ये सब किधर नहीं गया, यहाँ पे 2 होना चाहिए। अगर 2 यहाँ पे लगा दे, देखिए 2 गो हाइड्रोजन भी हो गया, 2 गो क्लोरीन हो गया ना संतुलित। बस लिखते नहीं हैं हम लोग, ठीक से लिखते नहीं है, तो संतुलित करके लिखा जाता है। तो देखिए अभी पढ़ते, देखिए क्वेश्चन है कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, इस बार भी पूछा था ये 2024 में। और या इसी को दूसरा तरीका से कैसे पूछेगा, रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है। दोनों क्वेश्चन का मतलब एक ही है। देखिए द्रव्यमान संरक्षण नियम, ये मेरा ऑब्जेक्टिव में पूछा था कि हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं, तो यही द्रव्यमान संरक्षण नियम को बनाए रखने के लिए। द्रव्यमान संरक्षण नियम का मतलब है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता और न ही नष्ट, न बनता द्रव्यमान यानी कि पदार्थ न तो बनता न ही नष्ट होता है। तो द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ का न तो निर्माण होता है और न ही नष्ट, अतः द्रव्यमान संरक्षण को बनाए रखने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता। समझे, किसी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ का न तो निर्माण होता और न ही नष्ट, अतः द्रव्यमान संरक्षण नियम को बनाए रखने के लिए हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए 2H2 + O2 2H2O, देखिए इधर 4 गो हाइड्रोजन है, इधर भी 4 गो है, ठीक है, 2 गो ऑक्सीजन है, तो ये 2 आगे जब भी बोलते हैं शुरू में जो अंक लिखा होता है वह सभी के साथ गुना होता है, ठीक ना, तो ये 2 इसके साथ भी है गुना, तो 2 गो ऑक्सीजन 2 गो ऑक्सीजन, ठीक है। NaCl सब बराबर है, एगो है बराबर, तो ये संतुलित हुआ। तो अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। देखिए जैसे मान के चलिए यही यहाँ पे कितना 2 गो हाइड्रोजन, इधर 2 गो हाइड्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन 2 गो, इधर 2 गो है, 1 गो है, तो इस ये जो 2 गो ऑक्सीजन है आगे गुना कर देंगे, गुना ऑक्सीजन तो 2 गो हो गया, लेकिन हाइड्रोजन कितना 4 गो हो गया, तो 2 यहाँ पे हो गया अब संतुलित। तो इस तरह से देखेंगे संतुलित करना कैसे सीखेंगे। जैसे इसको भी देख लीजिए 2 गो हाइड्रोजन है, 2 गो क्लोरीन है, इधर 1 गो है, तो आगे में 2 लगा देंगे तो हो गया। बस ये सोच के संतुलित किया जाता है। इसी को देखिए तो लास्ट वाला, इस ऑक्सीजन 3 है, बाकी सब तो संतुलित है ना, जो संतुलित है उसको छोड़िए, ऑक्सीजन 3 है, इधर 2 गो, इसका 2 इसमें गुना कीजिए और इसका 3 इसमें गुना कीजिए, ऑक्सीजन संतुलित। लेकिन ये जो KCl है 2 गो हो गया, तो 2 यहाँ पे लगा दीजिए, संतुलित हो गया। तो इस तरह से हम लोग सोच के संतुलित करना सीखेंगे, जिसको अनुमान द्वारा संतुलन कहते हैं। तो अगली वीडियो में सिर्फ संतुलित करना सीखेंगे हम लोग। तब तक आप लोग इतना याद करके रखिए ताकि आगे याद करने में आसानी नहीं हो। अभी देखिए अभी कम है तो याद कर लीजिएगा, बाकी आगे अगली वीडियो आएगा। फिलहाल के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आप लोग से अगली वीडियो में।